जय श्री अमरनाथ जी। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इंडिया टेलिंग चैनल पर। चलिए आज चलते हैं हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे बाबा अमरनाथ के धाम। अगर आप अमरनाथ यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी अमरनाथ धाम के दर्शन के लिए अब आप सभी का जो इंतजार था वो भी खत्म हो गया है। कि जितने भी श्रद्धालु उन सभी के लिए 15 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। और ये भी पता चल गया है कि जो अमरनाथ यात्रा है वो 29 जून से लगा के 19 अगस्त तक होगी। तो आइए जानते हैं कुछ अमरनाथ धाम के बारे में। तो आज मैंने जो अनुभव करा मेरी यात्रा से, तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन चलते हैं कि कैसे जाए, कब जाए, कि रजिस्ट्रेशन हमें किस तरीके से कराना चाहिए, अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें, यात्रा में हमें कितना समय लग जाएगा, मौसम की जानकारी भी जरूर होनी चाहिए हमारे पास में। तो सबसे पहले अमरनाथ गुफा जो है वो पर्वतीय और दुर्गम स्थान पर है। तो सिर्फ आप वहाँ पे ट्रैकिंग, टट्टू या जो पालकी है आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं, या जो हेलीकॉप्टर सेवा है अगर आपने एडवांस बुकिंग करा रखी है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि आप बेस कैंप तक कैसे जाना। तो आप बाय रोड आ सकते हो, जब भी आपने टूर बस कर रखी है उसके थ्रू आ सकते हो, प्राइवेट गाड़ी लेके आ सकते हो, प्राइवेट कैब करके आ सकते हो। तो ये बेस कैंप तक आ सकते हो। उसके अलावा अगर आप बाय प्लेन आना चाह रहे हो, बाय ट्रेन आना चाह रहे हो, तो जो भी नियरेस्ट वहाँ का है, जैसे जम्मू और श्रीनगर है, तो श्रीनगर मुझे ज़्यादा सही लगता है क्योंकि वहाँ से सारी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है जम्मू के कंपेयर में। तो आप वहाँ तक आ सकते हो। फिर वहाँ से आप बाहर निकलने के बाद में कोई प्राइवेट कैब कर लो, कोई गवर्नमेंट बस कर लो, क्योंकि वहाँ आपको निकलते मिल जाएंगी बहुत सारी ऐसी जो आपको अमरनाथ यात्रा तक लेकर आएंगी। साथ ही आप वहाँ का टूर पैकेज भी आपको अवेलेबल है, तो आप वो भी आके करा सकते हैं और वहां से आप बेस कैंप तक आ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे ज्यादा लोग यही कंफ्यूजन होते हैं कि हम भाई हमारा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराए, क्या प्रोसीजर होता है। तो ये जानते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि 2 तरीके से होता है। ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ऑनलाइन जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसकी लिंक मैंने आपको वीडियो में बता रखी है, जो कि आप घर पे आराम से बैठ के कर सकते हैं, जिसके लिए निर्धारित आपके लिए 150 रुपया फीस रखी गई है। तो आप वेबसाइट पर लिखी बैंक शाखाओं के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं, जिनके लिए जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI और यस बैंक की 540 शाखाएं आपको दे रखी है, जिनमें से आप 250 रुपये की फीस जो निर्धारित करिए वो पे करिए। बहुत इजी प्रोसेस आप ये करा सकते हो। अगर आप बाय जो भी आपके टूर की बस है वो लेकर आ रहे हो, तो आप अपने ग्रुप लीडर का नाम, नंबर, एड्रेस और जितनी भी ईमेल है उन सब की जानकारी ले लें। और जो भी ग्रुप मेंबर के हिसाब से जो पोस्टल चार्ज होगा वो अलग तय करा गया है, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। 150 रुपया तो आपको फीस का भरना ही पड़ेगा, साथ में जो पोस्टल चार्ज है वो भी अलग रहेगा। इसके अलावा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बार बहुत ही अच्छी गाइडलाइन जारी करी है कि जो भी 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 70 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। वहीं जो गर्भवती महिला है वो भी इस रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा और तरीका निकाला कि आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने दोनों टाइम आरती के लाइव दर्शन आप कर सकते हैं घर बैठे। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने जारी करी है। साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके बिना आप यात्रा आपकी नहीं होगी। आप इस बात का भी ध्यान रखें। और ये भी उन्होंने बता रखा कि 8 अप्रैल के बाद किया गया हेल्थ चेकअप ही मान्य होगा। तो आपका जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डॉक्टर, जो मान्य डॉक्टर है, उसी से आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट कराए, वही आपका आगे का काम आएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद है कि अगर आपने ऑनलाइन भी करा रखा, ऑफलाइन भी करा रखा है, तो बहुत अच्छी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट के साथ में अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसको ज़रूर रखें, तभी आपको RFID मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखें। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम हमारे जो ट्रैकिंग के लिए हमारे पास 2 कैंप मिलते हैं, बेस कैंप हमारे पास में। तो आप जो दोनों में से जो भी लेना चाहो, आपकी इच्छा। तो आप बालटाल से भी जा सकते हैं और पहलगाम से भी जा सकते हैं। हम लोग बालटाल से गए थे क्योंकि हम वहाँ पे जाने में समय थोड़ा कम लगता है, टफ है पर समय कम लगता है, तो हमने वो चूज़ करा था। आप चाहे तो पहलगाम से भी जा सकते हैं। बालटाल जो सबसे छोटा रास्ता भी है और सबसे कठिन रास्ता है, और पहलगाम जो कि सबसे लंबा और पारंपरिक मार्ग है, तो ज़्यादातर लोग पहलगाम लेना प्रेफर करते हैं। तो पहलगाम जो ट्रैकिंग मार्ग है वो सबसे पुराना रूट है और ऐतिहासिक भी है, तो आप ये भी ले सकते हैं। माना जाता है कि जो भगवान शिव इसी रास्ते से गए थे। तो आपने सुना होगा कि जो इस ट्रैक के जितने भी नाम है सब भगवान शिव के नाम पर है। चंदनवाड़ी रखा गया है, शेषनाग है, तो आपको ऐसे से सुनने को मिलेंगे, इसकी स्टोरियाँ सुनने को मिलेगी। तो आप ये रास्ता भी लेना प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ट्रैकिंग है वो 48 किलोमीटर का है। तो आपको सिर्फ जाने में 3 से 5 दिन लग जाएंगे और बहुत ईजी रास्ता है। आप ये लेना चाहो तो ले
इसके अलावा आप दोनों बेस कैंप से बाय हेलीकॉप्टर की सेवा से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करा देनी होती है, जिसकी डिटेल मैंने आपको वीडियो में दे रखी है। जो पर्टिकुलर जो कंपनी है, जो नीलग्रांथ, जो कि पंचतरणी से लगा के वापस नीलग्रांथ तक आपको बालटाल से अवेलेबल है, जो आपको पहले ही 2 किलोमीटर छोड़ देती है, जहाँ से शायद आपको जो भी वो पालकी टट्टू मिलना थोड़ा टफ है, तो वो आप देख के जाइए। और पहलगाम से जाओगे तो आपको SGR से पंचतरणी या जो नीलग्रांथ है वहाँ तक मिल जाएगी, तो आप उस थ्रू भी जा सकते हो, जो आपको 6 किलोमीटर गुफा के 6 किलोमीटर पहले ही छोड़ देगी। पर वहाँ से आपको बहुत ही अवेलेबल है जो भी टट्टू है, पालकी है, तो आप ये भी देख के जा सकते हैं। दूसरा बेस कैंप बालटाल है, जो कि मैंने लिया था। मैं और फैमिली टूर बस से गए थे, जिसका सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन ही करा दिया था। हम लोगों का पहला स्टॉप सोनमर्ग था, जहाँ मैंने सारी यात्रा की जिम्मेदारी, हमारी जितनी भी यात्रा की जिम्मेदारी वो आर्मी वाले ले लेते हैं। बस आप वहाँ से आप निर्धारित जो भी यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से अब आगे बढ़ते, जैसे कि पहले 75 लोग थे, अब 10,000 कर दिए, तो वैसे वैसे एक छोटा छोटा जो टोली के रूप में उसको बेचते हैं। तो आपको पता होगा जो आपके निर्धारित जो समय है उसके एक दिन पहले तो ज़रूर आप उस जगह तक आ जाइए। उसके अलावा आप वहाँ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप वहाँ पे आपको रूम अवेलेबल है, फ्री के लंगर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको फ्री और टेस्टी में बहुत भोजन मिलेगा, टेस्टी भोजन मिलेगा। वहीं से आपको RFID भी मिलेगी। अगले दिन आप लोग बालटाल पहुँच जाओगे, जहाँ आपको एक रास्ता आपको लेह की तरफ दिखेगा और नीचे आपको बालटाल का बहुत ही बड़ा कैंप नज़र आएगा। साथ ही बहुत सारी भीड़ और ट्रैफिक, जहाँ पहले से आपकी गाड़ियाँ चेक कराई जाती है। फिर आप उसके बाद में अपना जो भी पार्किंग है उसको, जो भी आप अगर अपनी खुद की गाड़ी लेकर आए तो उसको पार्क कर दीजिए। अगर टूर बस से आ रहे हो तो उतर जाइए और अपना RFID चेक करा के, क्योंकि वहाँ पे औरतें और आदमी की अलग अलग लाइन होती है, तो आप अपना जो भी है वो RFID चेक करा के आगे जाइए। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो फैमिली का वेट करिए, किसी के कहने के थ्रू डरे मत। आर्मी वाले बोल रहे आगे जाओ तो ऐसा नहीं, आप आराम से वहाँ रुकिए, अपने फैमिली का वेट करें, फिर जाइए। उनसे अलग ना होइए, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता इतना अच्छा। उसके बाद में वहाँ पे क्या फ्री कैब आपको सुविधा मिल जाएगी, बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पे। तो वो आपको आपके जो भी तंबू तक आपको लेके जाएगी। फिर अगर आप, जैसे हम लोग गए थे तो हमारा जो बस का लीडर था उसने मेंबर के हिसाब से बुक करा दिया हमारे तंबू, तो हमने नाइट स्टे वहीं कर लिया। फिर अगले दिन मैं और जो मेरी फैमिली थी उन्होंने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। आप चाहे तो वहाँ खच्चर, टट्टू, पालकी भी ले सकते हैं, जिसकी रेट अलग अलग निर्धारित होती है। वहाँ बेस कैंप पर लंगर और कई फ्री सुविधाएं, मेडिकल चेकअप भी मिलते हैं, उसके तंबू लगे हुए हैं। तो आप वहाँ भी, अगर आपको पहले से अनईजी लग रहा है, आप चलने में अनकंफर्टेबल है, तो वहाँ चेक करा लीजिए। अगर आप नहीं आना चाह रहे तो वहाँ स्टे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही आप फ्री की दवाइयाँ भी ले जा सकते हैं, तो इन बात को ज़रूर ध्यान रखें। और आप हो सके ट्रैकिंग में, जैसे हम लोगों ने लकड़ी ली थी, रेनकोट, लाइट, खाने का थोड़ा बहुत सामान रखा था, पानी रखा था, और जो हमको ठंड से जो बचने के कपड़े थे वो हमने रखे थे, ग्लव्स रखे थे हाथ के, क्योंकि हाथ बहुत सुन्न पड़ जाते उस टाइम में जब ट्रैकिंग करते हैं ना, बारिश भी हो रही है, ठंड भी लग रही हो, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। आपको पूरे ट्रैकिंग मार्ग पर आर्मी वाले लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे, जहाँ हर पड़ाव पे आपके लिए रुकने के लिए बाथरूम, टॉयलेट, आपके लिए टेंट मिलेंगे। अगर आप चाहो तो हम आधे रास्ते पे यहीं स्टे करते हो, वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, पर जो पड़ाव है वहीं पर। उसके अलावा आप वहाँ पे मैगी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी आपके लिए अवेलेबल है, पर वो फ्री का नहीं, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो बालटाल का रास्ता क्या बहुत छोटा और कठिन है, जहाँ कम जगह में आपको 5-6 लाइनें मिलेगी, तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना हम शॉर्टकट ले लेते हैं, इनसे हम आगे निकल जाएंगे। आराम से जाइए, नियमों का पालन करें। वहाँ पे छोटे छोटे झरने मिलेंगे जो बहुत ही खतरनाक है, छोटे छोटे पुल बने हुए उन पे, वो आपको लगेगा डरने का नहीं, थोड़ा ऑक्सीजन आपको कमी लग रही है तो आप आर्मी वालों के पास जाइए, वो आपका तुरंत तत्काल रूप से इलाज कर देंगे। किसी की देखा देखी में डरे नहीं, ना उनकी हरकतें करें वैसी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वहाँ की जो नेचर है उसका मज़ा लीजिए। आपको वहाँ हर लोग बम बोले साइड ऐसे करते मिलेंगे आपको। अब जब संगम पर पहुँचोगे तो आपको आर्मी का बेस कैंप मिलेगा, साथ ही कहीं यात्रियों के लिए टेंट की व्यवस्था मिलेगी जो कहीं फ्री नहीं है। संगम के बाद आपको सबसे कठिन पर्वत चढ़ाई आती है, जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने जैसा है। इस समय कपूर ज़रूर साथ में रखिए, आराम से जाए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम होने लग जाती है और चढ़ाई के बाद ही दूर आपको गुफाएं दिखेगी। और ये जो संगम है वहीं पर आपको पहलगाम से आने वाले लोग, हेलीकॉप्टर जो 6 किलोमीटर पहले पहलगाम से छोड़ देते हैं वो, और आपका बाल्टाल वाले सब मिक्स मिल जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, तो थोड़ा उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। हड़बड़ी ना करिए, आराम से जाइए, दर्शन सबको सेम ही मिलेंगे वहाँ जाने के बाद में।
आप सेम आपको पूरा दिन लग गया चलने में, तो फिर आप वहाँ जाके एक कोई भी कैंप जो भी टेंट है वो बुक कर लीजिए। वहाँ जाके सवेरे दर्शन की लाइन में लग जाइए, फटाफट लग जाइए। हो सके तो वहाँ प्लीज़ नहाए नहीं, क्योंकि वो गर्म पानी आपको देंगे पर कोई मतलब नहीं है, क्यों इतना रिस्क लेने का। भगवान के वहाँ पे मन साफ होना चाहिए, तो बिना नहाए भी जा सकते हैं आप, शरीर तो नश्वर है अपना। फिर आप ऊपर जाइए, दर्शन करिए। जो भगवान की जो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कहानी सुनाई थी, इसलिए वहाँ जो जाता है वो अमर हो जाता है। तो भगवान के दर्शन करिए। जो प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित जो शिवलिंग है उनके दर्शन करिए। उनके पास में माता पार्वती भी सेम उसी रूप में है और गणपति जी भी है, उनके दर्शन करिए। अगर आप आरती के टाइम जाते हैं तो आपको 2 कबूतर दिखेंगे। तो माना जाता है कि जो 2 कबूतर जब माता पार्वती को शिवजी भगवान अमर होने की कहानी सुना रहे थे, तब इन्होंने 2 कबूतर और एक तोता जो शुक्र नाम का था उन्होंने सुन लिया था, तो वो अमर हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको शायद नहीं पता होगी वहाँ जाने से पहले, तो बता देती हूँ कि जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी तो होता ही है, तो वहाँ एक साइड में एक पानी जाता है। आपको लोग थोड़े जिनको पता होगा वो तो लेते दिखेंगे, बाकियों को पता नहीं होगा तो वो नहीं देखेंगे। तो आप उस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, वहाँ जाके वो पानी लेकर आइए। मैं खुद लेकर आई थी, आज तक वो जो पानी है सेम एज इट इज़ वैसा के वैसा ही। और कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको वीडियो में बता रखे हैं, जिन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए फॉलो भी करिए मेरे को। थैंक यू।